हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं कृष्णा तलवार आपको अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज का जो चैप्टर है ये है आरंभिक नगर। चैप्टर 3 है। हम चैप्टर फर्स्ट और सेकंड दोनों पढ़ चुके हैं। अगर जिसने भी वो चैप्टर नहीं पढ़े पहले उन्हें पढ़ें, उसके बाद इसे देखें, क्योंकि सीरियल वाइज से हम जो चैप्टर की जो सीरीज चला रखी है हमने, और उम्मीद है कि मतलब हम 12th क्लास तक पूरा ये NCERT कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं जो आरंभिक नगर मतलब सबसे पहला जो नगर है वो देखते हैं। तो जो हमारे लिए ज़रूरी है हम वही हेडिंग पढ़ेंगे। तो देखते हैं, इसे छोड़कर थोड़ा सा जो हमारा जो पहली हेडिंग है वो क्या, देखो, हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा जो सभ्यता है वो शायद लगभग लगभग सभी ने सुनी होगी कि हड़प्पा सभ्यता है क्या। कि चलो इसमें देखते हैं पहले हम, उसके बाद में धीरे धीरे बताते चलेंगे हम बीच बीच में क्या है। तो देखो, अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा प्रस्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। अब ये देखो लाइन क्या बताने चाह रही है कि जो हड़प्पा जो सभ्यता है, हमें आज से लगभग लगभग 150 साल पहले जब ट्रेन की जो पटरियाँ बिछाई जा रही थी अंग्रेजों के टाइम पर, 1853 की बातें हैं। तो उस टाइम पर क्या है कि जो रेल की पटरियाँ बिछाई जा रही हैं तो उसके लिए ईंटों की ज़रूरत थी। तो ईंटें मतलब एक टीला मिला उन्हें, इंजीनियर को। तो वहाँ से जो उन्हें पता नहीं था किसकी है ईंटें। तो उन्हें लगा कि शायद अभी कोई मंदिर है, कुछ कुछ भी है, इमारत है। तो हड़प्पा की जो ईंटें हैं उन्हें वो लगाने लगे। आइए देखते हैं आगे। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंट उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। क्या है, जो हड़प्पा की जो पुरानी पुरानी इमारतें जो हमारी धरोहर है वो क्या है उन्होंने नष्ट कर दी। परंतु क्या है, अनजाने में, जानबूझकर नहीं। उन्हें लगा कि शायद ये ऐसे पुराना कोई खंडर है, इसमें से हमें अच्छी ईंटें मिल सकती हैं। तो इसी कारण क्या है, उन्होंने वहाँ से ईंटें निकाल ली और कुछ जो इमारतें हैं वो बिल्कुल ही नष्ट हो गई थी। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस तथ्य को ढूंढा और पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहर में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो देखिए इसमें क्या है, डेट बताई गई है कि लगभग लगभग कितने साल पुराने होंगे। ये लगभग लगभग 4700 पुराने जो बताए गए हैं। जो हड़प्पा जो सभ्यता कितने साल पुरानी बताई गई, 4700 साल। NCERT के क्या है थ्रू हमें बताया गया कि जो सभ्यता है ये 4700 साल पुरानी होगी। आगे देखते हैं। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? शायद हमें लगता है कि उन्हें अपनी जो हमारी धरोहर है उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। आज चलो आगे देखते हैं, जो हेडिंग है नेक्स्ट है, इन नगरों की विशेषता क्या थी। जो हड़प्पा के नगर है उनकी विशेषता क्या थी। तो विशेषता देखते हैं हम इनकी। इन नगरों में से कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था। इसमें क्या बताएगा, देखो देखते हैं कि जो ये नगर थे जो दो हिस्सों में डिवाइड थे। एक तो था ऊंचे हिस्से पर बना था, दूसरा क्या था, वो निचला हिस्सा था, जिसका जो ऊंचा हिस्सा था उसे दुर्ग कहते थे, दुर्ग या टीला। और जो नीचा था उसे कहते थे जो निचला नगर। लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर या दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चारदीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। जो क्या है,
ईंटें इस तरह से लगाई जैसे आज लगाते हैं, बिल्कुल एक सिदाई में ना लगाकर उन्हें जैसे काट काट कर लगाते हैं, कटमा साइज, जिससे दीवारें नहीं गिरती। तो उसी पद्धति पे क्या है, उस टाइम पर भी ईंटें या चिनाई की जाती थी, दीवार खड़ी की जाती थी, जिससे वो क्या है बहुत ही दिनों तक चलती रहे, जल्दी से ना टूटे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। क्या है कि जो हड़प्पा जो सभ्यता है, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे मोहनजोदड़ो कहते हैं। मैप में भी देखो दिखाया गया, सिंधु नदी के किनारे है ये मोहनजोदड़ो है जो। तो इसमें क्या है, एक बहुत ही हमें अच्छा एक तालाब मिला है, जिसे स्नानागार कहते थे। आगे देखते हैं इसमें, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है, क्योंकि बहुत ही बड़ा एक स्नानागार था, जिसे हम इंग्लिश में कहें तो स्विमिंग पूल था। स्विमिंग पूल भी मिला वहाँ से। देखो, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें किसका इस्तेमाल किया, ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया है। ये प्लास्टर मतलब चिपकाने के लिए, और इसे प्लास्टर का और ईंटों से वो बना हुआ था, पक्की ईंटों से। इनमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। मतलब जिससे क्या है, वो लीकेज ना हो, पानी ना रिसे, उसके लिए क्या लगाई गई, तो उसमें चारकोल की एक परत लगाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। क्या है, इसमें जो सरोवर था, ये जो स्विमिंग पूल था, इसमें दो तरफ से सीढ़ियां बनाई गई थी, एक तो पूर्वी साइड और एक पश्चिमी साइड, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे, और इसके चारों तरफ क्या थे, कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। क्या है, इसके पास में एक कुआं बना था, एक कमरे में ही, जैसे कमरा था, चारों तरफ इसके कमरे थे, तो एक कमरे में क्या है, कुआं बनाया था, जिसे इसे भरा जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। क्या है, जब कोई तीज या त्योहार होता था, तब ये इसे या पूजा होती थी किसी भी समय, तो क्या था ये कि ये इसका स्नानघर का उपयोग करते होंगे शायद, इसे देखने से ऐसा लगता है। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। क्या है, जो कालीबंगा और लोथल है, देखो कालीबंगा राजस्थान में और लोथल कहाँ है, लोथल कहाँ है बताओ, लोथल आपका गुजरात में है। आगे देखते हैं, जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। अब देखो, यज्ञ वेदिकाएं कहाँ मिली हैं, ये जो यज्ञ की जो जहाँ यज्ञ होता था, तो इसमें हमें ये नोट करने वाली बात है, वो कालीबंगा और कहाँ से मिले, लोथल से। कहाँ क्या मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ पर क्या है, वो पूजा पाठ करते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, जहाँ पर क्या है, जैसे हम भंडारण करते हैं, स्टॉक रखते हैं अनाज का, तो वहाँ पर क्या है, इन दो तीन जगहों से क्या मिले, भंडारण मिले, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से। ये देखो, एक महान स्नानागार का जो चित्र बनाया गया है, ये स्विमिंग पूल मैंने बताया अभी आपको, ये स्विमिंग पूल का एक चित्र है स्नानागार का। देखो कितना अच्छा लग रहा है। भवन, नाले और सड़कें, इसमें अब भवन जो कैसे कैसे भवन बनाए जाते थे, नाले जो नालियाँ थी, और सड़कें किस हिसाब से बनाई गई, तो उनके बारे में हम देखेंगे। देखो, इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। तो जो मकान थे वो कितने मंजिले होते थे, एक तो होते थे, परंतु कहीं कहीं दो मंजिले भी मिले हैं। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। क्या है, जो आंगन होता था, जो लॉबी बोलते हैं जिससे इंग्लिश में, उसके चारों तरफ क्या है, कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। अब देखो क्या है कि उसमें कुछ घरों में अलग स्नानागार होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। मतलब प्रत्येक घर में हमें कुएं नहीं मिले हैं, परंतु लगभग ज़्यादातर घरों में कुएं भी मिले हैं। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। जो नालियाँ बनाई हुई थी, वो क्या थी, पट्टियों से उन्हें ढकी हुई थी, वो ढके हुए थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी, ताकि पानी आसानी से बह सके। क्या है कि जो सड़कें थी, वो ऐसी बनाई गई थी, बीच से थोड़ी ऊंची थी, और साइड से झुकी हुई थी, ताकि जो पानी है दोनों साइड से आसानी से निकल सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। क्या है, जो छोटी नालियाँ क्या है, बड़े नालों में मिल जाती थी। जो घर का पानी था, वो छोटी नाली में आएगा पहले, उसके बाद में क्या है, वो बड़े नालों में चला जाता था।
नालों के ढके होने का कारण इसमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। क्या है, जो बीच बीच में आज भी मेन होल बना देते हैं, ऐसी मेन होल पहले भी बनाए गए थे ताकि जो इनकी सफाई अच्छे से की जा सके, जिसके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया गया जाता था। क्या है, जो इनका जो निर्माण है, भवनों का निर्माण है, ऐसा लगता था इन्हें देखने से ही कि सबसे पहले क्या है, इनकी प्लानिंग बनाई गई थी। एक प्लान बनाकर एक पूरा नगर बसाया गया था। इसे नगर को ऐसे देखने से लगता है, मकानों को भी, नालियों को भी और घरों को भी। आगे देखते हैं नगरीय जीवन, जो लोगों का जीवन कैसा था, जो नगर रहते थे उनका जीवन कैसा था। आगे देखते हैं, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। ऐसा क्यों लगता है, आगे देखेंगे। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। क्या है, जो इनकी प्लानिंग करते रहते थे वहाँ के शासक थे, क्योंकि जो सारे के सारे नगर वो एक तरीके से प्लान से बनाए गए थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग थे, जो शासक लोग थे, वो शायद दूर दूर से महंगी महंगी वस्तुएं, धातुएं, पत्थर के औजार वगैरह अन्य चीज़ें भी मंगवाते होंगे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे, क्योंकि उनके जो हमें खुदाई में उनके कुछ प्रमाण मिले हैं। हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। लिपिक मतलब जो लिखते थे, जो राइटर थे, वो भी शायद रहते थे, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। क्या है, इतने साल में वो चीज़ शायद नष्ट हो गई होंगी, इसलिए वो हमें नहीं मिल पाई हैं। अब क्या है, वो कुछ वस्तुओं पर और कुछ जो मटके थे या कुछ मृद भांड थे, उन्हीं पर हमें कुछ लेख मिले हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे। ये देखो, लोग क्या है, उस टाइम पर भी लंबी यात्राएं करते थे, वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। क्या है, जो मतलब वस्तु तो लाते थे, परंतु जो वहाँ जो कहानी और कविताएं प्रचलित थी उन्हें भी सुनकर आते थे और यहाँ पर उन्हें सुनाते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। क्या है, वहाँ से मिट्टी के बने कुछ मिट्टी के बने खिलौने मिले हैं, उनसे देखने के लगता है कि बच्चे इनसे खेलते होंगे। देखो, एक कुएं का एक नक्शा बना है, ये कुआं है यहाँ से, और एक गली है इसकी मोहनजोदड़ो की, और ये मोहर है, एक मिनट, ये मोहर है, और ये क्या है, ये बच्चों को खेलने के खिलौने हैं। ये एक मिनट, आगे देखते हैं। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मोहर। इस मोहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि में है। इसमें क्या है, कुछ खास लिपि में लिखा गया है, वो लिपि क्या अभी तक पढ़ी नहीं गई है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चला पाया कि इसका अर्थ क्या है। मतलब क्या है कि जो मैंने अभी बताया कि जो हड़प्पा की जो लिपि है अभी तक क्या है, वो पढ़ी नहीं गई है, तो लेखक अभी नहीं पता लगा है कि ये क्या लिखा है। दाईं और नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने, मतलब इसमें मैंने बताया कि खिलौने भी पाए गए। आगे देखते हैं, नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुए हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातु से बनाई गई थी। जो धातुएं किससे किससे बनाई गई थी, तांबे से, शंख से, कांसे से, सोने से, चांदी से क्या है जो वस्तुएं बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। क्या है, जो तांबे और कांसे और क्या है, इनसे क्या हथियार और औजार बनाए जाते थे।
और बर्तन भी। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। जो सोने और चांदी से क्या है, गहने भी और बर्तन भी बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक हैं। मन के बाट और फलक है क्या है सबसे आकर्षक जो वस्तुएं हैं आपकी। आगे देखते हैं। हड़प्पा के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। क्या है जो उनकी जो मोहरें किससे बनी हुई थी, वो पत्थर से बनी हुई थी होती थी। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र बनाए मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। क्या है वो जो लाल मिट्टी से क्या है वो बर्तन बनाते थे। आगे देखते हैं। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता था? आप बताओ। जो हमने पढ़ा क्या धातु का उपयोग होता था? नहीं, अभी तक वहाँ पर क्या है धातु का उपयोग नहीं होता था। जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ा था, हमने बस पाषाण काल ही पढ़ा था। उसमें पाषाण जो पत्थरों के औजार होते थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ये संभवतः है कि क्या है जो मेहरगढ़ में क्या है कपास की खेती होती थी। ये तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फ्यांस से बनी तकलियां सूत काटने का संकेत देती हैं। अब यहाँ पे क्या क्या है देखो, मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिले हैं कि जो कपड़े का अवशेष मिले हैं, चांदी के एक फूलदान मिला है, और वहाँ पर क्या तकलिया क्या होती है, एक मशीन होती है जो लकड़ी की बनी होती है, जो चरखा होता है। इस चरखे का एक पार्ट है तकलिया, वो होता है। और फ्यांस क्या है, फ्यांस एक पत्थर है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने बताया कि विशेषज्ञ उसे कहते हैं। अब देखो इसमें क्या है जो विशेषज्ञ ने बताया कि पहला पॉइंट आ गया कि विशेषज्ञ कहते किसे हैं, जो किसी खास चीज़ों को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना, या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। पच्चीकारी मतलब उन पर लिखावट करना मोहरों पर। तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विशेषज्ञ कहते हैं। जो अपने काम में क्या है एक तरीके से निपुण होते हैं, उन्हें कहते हैं विशेषज्ञ। आगे देखते हैं। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। इसमें क्या है चित्र जो पृष्ठ 28 पर देखेंगे कि जो चित्र है क्या बहुत अच्छे से बनाया गया है, और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। क्या है जो एक अच्छा मूर्तिकार है उसका ये काम हो सकता है। पेज 28 देखेंगे, चलो देखेंगे बाद में, अभी थोड़ा सा। ये देखो यहाँ पर क्या है, ये दाढ़ी बहुत अच्छे से यहाँ पर दिखाई गई, पेज नंबर जो 28 पेज पे है। आगे देखते हैं। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। इनमें हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसा कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे, या फिर केवल महिलाएं ही। हमें क्या है अभी हमें ये पूर्ण रूप से पता नहीं है कि ये काम है जो विशेषज्ञ वाले काम है, जो निपुण होते थे अपने काम में, वो लेडीजें करती थी या पुरुष भी करते थे। आगे देखते हैं थोड़ा सा फ्यांस के बारे में। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्यांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। मैंने बताया एक तरीके से पत्थर होता है, परंतु इसे क्या है ये प्राकृतिक नहीं है, इसे तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उसे वस्तुएं बनाई जाती थी, जिनके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इन चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फ्यांस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ये तो हमने फ्यांस के बारे में जान लिया, फ्यांस क्या होते हैं। आगे देखते हैं थोड़ा सा कच्चे माल की खोज में। अब क्या है जो वस्तुओं को बनाने में कच्चे माल की ज़रूरत होती थी, तो वो अभी हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो क्या है यात्राएं भी करते थे, तो दूर दूर से क्या है वो कच्चा माल भी लाते थे। इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे अभी। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, या फिर किसान या पशुपालक
उनका उत्पादन करते हैं। क्या है वो कच्चा माल वही तो होता है, या तो हमें जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं जैसे लोहा का हो गया वगैरह वगैरह, बाकी या तो कोई फसल है जिससे हम जैसे अनाज से हम बिस्किट बनाते हैं, उसी तरह से वो कच्चा माल है। आगे देखते हैं, ये देखते हैं जैसे लकड़ी धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। क्या है लकड़ी, क्या है एक तरीके से वो कच्चा माल है, या हमारी जो फसल है वो भी क्या है कच्चा माल है। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। क्या है ये भी एक बहुत अच्छा उदाहरण क्या है, जो कपास से क्या है, कपास से कच्चा माल है और इससे क्या है कताई और बुनाई करके इससे क्या है कपड़ा बनाया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। क्या है कि तांबा है, तांबा कहाँ से लाते थे, वैसे तो राजस्थान खेतड़ी से लाते थे। तांबा है, लोहा है, सोना कहाँ से लाते थे, दक्षिण से लाते थे। चांदी है और बहुमूल्य पत्थर कहाँ से दूर दूर से वो लाते थे। आगे देखते हैं, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। मैंने बताया राजस्थान खेतड़ी से, यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। यहाँ पर क्या बताया एक देश और बता दें, ओमान, जहाँ से क्या है जो तांबा लाया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। क्या है जो कांसा कैसे बनता है, कांसा बनता है तांबे और टिन को मिलाकर उन्हें आपस में मिलाया जाता, तीसरी धातु प्राप्त होती है। कौन सी होती है वो, कौन सी होती है हमें, वो कांसा होती है। आगे देखते हैं इसमें, सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। इसमें बताया गया है देखो कि सोने का आयात कहाँ से किया जाता है। देखिए इसमें आधुनिक जो कर्नाटक और जो बहुमूल्य पत्थर का जो आयात कहाँ से किया जाता था, गुजरात और ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। आगे देखते जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है उसे देखते हैं कौन सी है, एक मिनट। ये देखते हैं, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। जो नगरों में रहते थे उनके लिए भोजन, देखते क्या क्या खाते थे और कौन कौन सी फसल उगाते थे। देखो लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। क्या है जो गांव में जो रहते थे, ऐसा नहीं बिल्कुल शहर में रहते थे, कुछ गांव में भी रहते थे। तो जो गांव में थे वो क्या क्या करते थे, देखो जानवर को पालते थे और वो खेती भी करते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। मतलब क्या है, उनके दानों से हमें साक्ष्य मिले हैं कि जो हड़प्पा के लोग क्या क्या वो गेहूं, जौ, दालें और मटर और जो सरसों वगैरह ये सारे कुछ उगाते थे उस टाइम पर। आगे देखते हैं, जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। क्या है कि जो उस टाइम पर जो लोग हैं वो अब हल का भी उपयोग करते थे उस टाइम पर। जो हड़प्पा के लोग थे वो क्या है, इसमें देखो एक चित्र भी दर्शाया गया है इसमें, जो एक हल का है। आगे देखते हैं, हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं, लेकिन वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। क्या है उस टाइम पर जो है जो हल था वो कैसे थे, वो लकड़ी से बनाया जाता, जैसे आज भी लकड़ी से बनाया जाता था। जो उसका फाल था, जो फल कहते जैसे, वो ही क्या है उस टाइम पर क्या है जो दबने के कारण वो नष्ट हो गए। परंतु जो बच्चे खिलौने से खेलते थे उनमें क्या है कि मिट्टी के हल भी बनाए गए थे, जो अभी भी क्या है वो बचे हुए हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि उस टाइम पर जो लोग हैं, जो हड़प्पा के लोग क्या है वो हल का उपयोग करते थे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा। क्या है जो पानी है उसे संचय का मतलब है उसे इकट्ठा किया जाता था और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। क्या है उस टाइम पर जो लोग थे, हड़प्पा के लोग थे, वो गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां भी पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरवाहा होते थे।
क्या है जो बस्तियों के आसपास जो भेड़ वगैरह चराने वाले वो भी होते थे। लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाता था। क्या है, शायद ऐसा होगा कि जब जो घास है सूख जाती थी गर्मी के मौसम में और पानी भी क्या सूख जाता था, तो उस टाइम पर जो चरवाहे वो अपने मवेशियों को दूर दूर भी ले जाते होंगे। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी क्या करते थे। अब क्या है, वो बेर खाते थे, मतलब बेर इकट्ठा करके खाते थे, और क्या है मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण क्या है। अभी जो गुजरात में भी जो जैसे कई स्थान मिले हैं, जैसे धौलावीरा है और कालीबंगा नहीं, और भी स्थान मिले हैं। तो देखते हैं उनमें, देखो कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। क्या है, वहाँ पर जो धौलावीरा जहाँ पर नगर था वहाँ पर क्या है जो पानी भी अच्छा था और ज़मीन भी उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, मतलब ये जो हड़प्पा के जो नगर थे वो सभी लगभग 2 भागों में विभक्त थे। वहीं जो धौलावीरा है वो नगर है वो 3 भागों में बटा हुआ था। इससे हर हिस्से के चारों ओर पत्थर के ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। जैसे हम पहले भी देख चुके हैं कि हर हड़प्पा जो नगर था, हर किसी नगर के चारों ओर क्या है दीवारें थी, उसी प्रकार इसमें भी क्या है दीवार थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, जो मेन गेट बने हुए थे बड़े बड़े थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। क्या है, वहां पर एक बड़ा खुला मैदान था जहां पर जो जैसे ब्याह शादी वगैरह है वो वहां पर होते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। क्या है, एक जैसे बोर्ड लगा देते हैं अपने जैसे गांव शहर के लिए, तो ऐसे एक साइन बोर्ड मिला है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहरे जैसे छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। क्या है, अभी हमें जो जितने भी साक्ष्य मिले वो छोटी छोटी वस्तु पर मिले, परंतु क्या है यहाँ पर एक बोर्ड मिला है जिस पर कुछ लिखा हुआ था। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चे माल आसानी से मिल जाता था। क्या है, जो धौलावीरा था वहाँ पर एक गोदीवाड़ा मिला जहाँ पर बड़े बड़े जहाज आकर ठहरते थे, और वहीं पर क्या है धौलावीरा के जो आसपास क्या है एक कीमती पत्थर पाए जाते थे। आगे देखते हैं, यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रण या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उभरी छाप। क्या है, जो मोहरे जो मुद्रण थी जैसे हम छापते हैं, जैसे मोहर होती है आज की, तो क्या है उसी प्रकार की क्या है मोहरे भी वहाँ पर मिली हैं, और ऐसा लगता है वहाँ पर क्या है मोहरे भी बनाई जाती थी। इसे देखते थोड़ा सा, लोथल का बंदरगाह। यह बड़ा तालाब लोथल का एक बंदरगाह रहा होगा। यहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया या उतारा जाता होगा। यहाँ पर क्या है कि बंदरगाह जहाँ पर बड़े बड़े जहाज विदेशों से आते थे और यहाँ पर उन्हें माल को उतारा और चढ़ाया जाता होगा। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मन के बनाने का काम होता था। क्या है, यहाँ पर एक इमारत भी मिली है जहाँ पर क्या है जो मनकों का बनाने का काम होता होगा। पत्थर के टुकड़े अध बने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी मिले हैं। क्या है, यहाँ से जो कुछ तैयार मन के और कुछ जो अध बने ऐसे क्या है कुछ प्रमाण मिले हैं मनकों की। मुद्रा या मोहर, इसे देखते हैं। मुद्रा और मुद्रण या मोहरबंदी। मोहरों का प्रयोग आसानी से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मोहरों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते थे। क्या है, देखो उस टाइम पे जो हम कहते हैं ना सील बंदे बिल्कुल हो, तो ऐसी क्या है कि जो भी हमें माल जाता था उस पर क्या है मिट्टी का लेप लगा दिया जाता था, और इस मिट्टी के लेप पर क्या है मोहर
जो होती थी उसकी छाप लगा दी जाती थी, जिससे वो सील ना खुल सके और कोई चोरी ना कर सके, हेरा फेरी ना कर सके। इतनी अच्छी व्यवस्था थी उस टाइम पर भी। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। आगे देखते हैं सभ्यता के अंत का रहस्य। अब ये देखते हैं इस जो हड़प्पा जो सभ्यता है इसका अंत कैसे हुआ, थोड़ा सा ये देखते हैं। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। क्या है कि एक बदलाव देखने को मिला कि जो लोग थे वो नगरों को छोड़कर जाने लगे। अब ये क्यों हुआ ये पता नहीं अभी तक भी। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। अब क्या है कि हड़प्पा के जो अंत था उसमें क्या हुआ था, जब हड़प्पा के जो लोग थे वो क्या है अपने स्थान को छोड़कर जाने लगे और ऐसा लगने लगा कि यहाँ पर बहुत ही कम लोग अब रहते हैं, जो झोपड़ी वगैरह में रहने लगे वो झुग्गीनुमा में। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था, जिसका कारण ये है हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। अब क्या है जो हड़प्पा सभ्यता है वो बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी, जैसे गुजरात तक, और इधर देखिए तो पाकिस्तान भी है और हरियाणा भी है, पंजाब भी है, इन सभी राज्यों में फैली हुई थी। तो जो एक नदियाँ है, नदी है जो वो सूख सकती है, मैदान है मतलब एक क्षेत्र में सूख सकते हैं, परंतु क्या है कि जो पूरा हड़प्पा उसका अंत कैसे हुआ ये अभी क्या है एक गोपनीय विषय है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी कुछ हो परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। क्या है जो लोग हैं छोड़ कर अब दूसरी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हो। इसके बाद में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे, मतलब जो नए नए नगर आप बसे हुए उनका हम अध्ययन चैप्टर 5 और 8 में पढ़ेंगे। इसे थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं अभी। अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। क्या है जो नील नदी के किनारे है वहीं थोड़ी सी ज़्यादा आबादी है, क्योंकि नील नदी से पानी आता है और वहाँ की थोड़ी सी वहाँ जो लोग रहते हैं क्योंकि पानी भी वहाँ और शायद उपजाऊ भूमि भी है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोने, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता। क्या है पिरामिड के नहीं कहते थे, जो इन्होंने अब इमारतें बनाई थी जिन्हें पिरामिड कहते हैं। पिरामिड मतलब एक पिरामिड के रूप का ये भवन है। इसमें ज़्यादातर समाधियाँ मिली हैं लोगों की। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हें पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी, एक आपने फिल्म शायद देखी होगी द मम्मी, वो भी इसी पर बनी हुई है, का नाम मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्ययंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफनाया दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। तो ये थोड़ा सा हमने मिस्र के बारे में पढ़ लिया। तो अब हमारा जो ये चैप्टर भी समाप्त होता है और अब मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। हाँ, धन्यवाद।